बुशरा बीबी की ऑडियो सामने आ गई है और वो इमरान खान साहब का एक ऐसा मैसेज दे रही हैं जिसको पार्टी अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन बुशरा बीबी जिस तरह इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं मुझे लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पार्टी के अंदर ठीक ठाक बगावत हो जाएगी। कैसे होगी ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और बिल आखिर इमरान खान साहब ने फ़ौज के हक़ में एक बयान जारी कर दिया। इस बयान की वजह क्या हो सकती है ये भी आपको इसी व्लॉग में बताई जाएगी। और वफाकी हुकूमत ने रेंजर्स और एफसी को तलब कर लिया इस्लामाबाद की हिफाजत के लिए। कितने रेंजर्स आ रहे हैं और वो कितने दिन इस्लामाबाद के अंदर रहेंगे और आने वाले दिन इस्लामाबाद के शहरियों के लिए कैसे होंगे ये भी हम आपको आज के व्लॉग में तफसील के साथ बताएंगे। और यूएई ने पाकिस्तानियों को वीज़े ना देने की वजूहात बता दी हैं। वजूहात सामने आ गई हैं कि पाकिस्तानियों के तमाम वीज़े यूएई की तरफ से मनसूख क्यों हो रहे हैं और क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है ये भी हम आपको पूरी तफसील के साथ आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़रूख़ अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन आज हमारी टॉप स्टोरी, पहली स्टोरी है बुशरा बीबी के हवाले से। बुशरा बीबी का रवैया इंतहाई अथॉरिटेटिव है इस वक्त केपी में। बड़े लीडरान उनके कहने पे उनसे मिलने ही नहीं जा रहे, किसी इजलास में शिरकत ही नहीं कर रहे। जिस तरीके से वो बोल रही हैं कि MNAs और MPs जो हैं वो इतने इतने हज़ार बंदे निकाल के लाएं, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि एक ही हल्के से वो कितने हज़ार बंदे निकलवाना चाह रही हैं। ये भी हम आपको डिटेल से इसी स्टोरी में बताएंगे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर यह खड़ा होता है, क्या बुशरा बीबी अपनी ही पार्टी की दुश्मन हो गई हैं? चौधरी साहब उस तरफ आएंगे फ़र्क, लेकिन ये जो बनू के अंदर वाक़या है वो ज़्यादा खौफनाक है। वहाँ पे MSI एक डिवीज़न है, सब डिवीज़न है, और वहाँ पे एक पुलिस वालों की एक पिकेट थी, चौकी थी, और उसके अंदर कुछ लोग घुसे और वो 7 पुलिस एहलकारों को अगवा करके ले गए। और अगवा करके ना सिर्फ वो पूरे इलाके से उनको लेके फ़रार हो गए, बल्कि जब पूरी रात सर्च ऑपरेशन होता रहा तो वो किसी जगह नज़र ही नहीं आई, पता नहीं चला कि उनको किधर ले जाया गया। और अब ज़ाहिर है वो उनकी हिरासत में है और गवर्नमेंट जो है पूरी कोशिश कर रही है कि अगवाकारों के साथ रब्ता किया जाए और उनसे पूछा जाए कि उनकी डिमांड्स क्या हैं। सरदस्त जो इस वक्त जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस वक्त तक तो डिमांड सामने नहीं है, बल्कि ये तक नहीं पता चला कि अगवाकार उन्हें ले कहाँ गए। तो सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये है कि आपकी जो एजेंसीज़ हैं वो महफूज नहीं हैं, वहाँ पे आपकी अफवाज पाकिस्तान जो वो महफूज नहीं है, वहाँ पे पुलिस महफूज नहीं है, और फिर अफ़गानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी के हमले होते रहते हैं। लॉनेस जो है वहाँ पे इतनी ज़्यादा है, और फिर चीफ मिनिस्टर साहब को 12 ज़िले फिरने पड़ते हैं, लेकिन कोई पुलिस वाला उनकी मदद नहीं करता, ना DCO उनकी मदद करता है, ना DPOs उनकी मदद करते हैं। और वो इस्लामाबाद से गाड़ी लेके जाते हैं तो तब जाके पेशावर पहुंचते हैं, कोई रास्ते में उन्हें गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है। तो बजाय इसके कि उसके ऊपर गवर्नमेंट तवज्जो दे, गंडापुर साहब उसके ऊपर तवज्जो दे, गंडा साहब और बुशरा बीबी दोनों मिल के वहाँ पे अपनी पार्टी को पुश कर रहे हैं कि जनाब आपने 24 नवंबर का जो एहतजाज है उसे तारीखी मनाना है। अब बुशरा बीबी की जो ऑडियो रिलीज़ हुई है उससे पहले तो स्पेकुलेशंस थी, बातें की जाती थी, और जितनी गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ या पार्टी के ऑफिशियल से, वो इसे रिजेक्ट कर देते थे। वो कहते थे कि आप बिला वजह पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये प्रोपेगेंडा है, और इस टाइप की तो कोई बात ही नहीं हुई। कोई बंदा भी क्लैरिटी के साथ ये नहीं बताता था कि बुशरा बीबी ने वाकई को इंस्ट्रक्शन दी। सब लोग ये कहते थे कि वो तर्जुमान है इमरान खान साहब के, तो इमरान खान साहब के ज़रिए पैगाम भेजा जा रहा है और पैगाम वापस भेजा जा रहा है, सिर्फ इतना काम है उनका। लेकिन अब आप देख लें कि उन्होंने बाकायदा इजलास के अंदर उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए। अब ये सियासी जमात है, याद रखें, कोई फौजी यूनिट तो है नहीं कि जिसके अंदर ये हुक्म दिया जा रहा है कि मेजर जनरल साहब की तरफ से, जनरल साहब की तरफ से, कि आपने इतने इतने लोग लेके आने, इतने वेपन्स लेके आने हैं, और आपने इतना राशन लेके आना है, और इतने टैंक्स लेके आने, इतनी तोपें लेके आनी है। लेकिन इसके अंदर तो बाकायदा MPs से कहा जा रहा है कि 5000 लोग वो लेके आएंगे, MNAs 10,000 लोग के लेके आएंगे, और जो शख्स कामयाब नहीं होगा उसको टिकट नहीं मिलेगा। तो बुशरा बीबी ने क्लैरिटी के साथ इंस्ट्रक्शन दिए, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि गिरफ्तार भी नहीं होना, ये जो गिरफ्तारियों वाला काम है ये भी आप ख़त्म कर दें। अब जो इसका अगला पार्ट था वो ज़ाहिर अभी रिलीज़ नहीं हुआ, उसके अंदर वो ये बता रही थी कि ये जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात है हम उसके पीछे भी किसी को नहीं छुपने देंगे, कि आप ये कह दें जी हमें गंडापुर से इख्तलाफ है, या गंडापुर साहब ये कहेंगे जी आतिफ खान के साथ मुझे इख्तलाफ है, या मैं शकील खान की शक्ल नहीं देखना चाहता, तो ये भी नहीं होगा। बल्कि उन्होंने बुशरा बीबी ने तो ये तक कह दिया था कि चीफ मिनिस्टर्स आते रहते हैं, वुज़रा आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पार्टीज़ जो हैं वो कायम रहती हैं। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे पहले परवेज़ खटक चीफ मिनिस्टर थे, फिर उसके बाद महमूद खान आए, अब गंडापुर हैं, तो इसके बाद भी कोई और आ सकता है।
तो साथ उन्होंने वार्निंग गंडापुर साहब को भी दे दी और तमाम वुज़रा को भी दे दी कि जनाब आप ये ना समझें कि आपकी सीटें पक्की हैं और अगर आप मामला सही नहीं करेंगे तो उसके बाद सीटें आपकी खींच ली जाएंगी, फिर वीडियोस बनाई जाएंगी। उन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने कहा जी कि जब इंटरनेट बंद हो जाएगा तो अपने इंटरनेट का बंदोबस्त खुद करें, आपको ये यानी कि डिवाइसेस लेके चलें। और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप मोटरसाइकिल वाले लड़के साथ रखें जो कभी आपका मैसेज लेके आगे जाएं और कभी मैसेज लेके पीछे जाएं, ताकि एक कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि इंटरनेट तो गवर्नमेंट ने बंद कर देना है। और साथ उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया टीम्स भी आपकी एक्टिव होनी चाहिए ताकि इस चीज़ को फैलाया जा सके। तो बुशरा बीबी जो है वो बाकायदा कमांडिंग पोजीशन में है इस वक्त और पार्टी को वो बाकायदा ट्विस्ट कर रही हैं, आर्म ट्विस्टिंग कर रही है उनकी, और पार्टी जो है वो हैरत से एक दूसरे की तरफ देख रही है। इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि जमहूरी पार्टी है, पार्टी के अंदर आप ज़बरदस्ती किसी को मजबूर नहीं कर सकते। ये कोई गन्ना नहीं है जिसका आपने रस निकालना है, ये लोग हैं और जमहूरी जहन के लोग हैं, आपने इनको प्यार मोहब्बत से बुलाना है। इमरान खान साहब के अंदर भी बहुत अथॉरिटी है, लेकिन वो लोगों के मजाज को समझते थे, वो इस तरह इंस्ट्रक्शंस नहीं देते थे। दूसरी वजह यह है कि केपी का और पंजाब के कल्चर का बड़ा फ़र्क है। पंजाब में ख़वातीन की इंस्ट्रक्शन सुन ली जाती हैं, यहाँ सिंध के अंदर भी सुन ली जाती हैं, और बिलखसूस सिंध के वो इलाके जिसे उर्दू स्पीकिंग कहा जाता है, तो वहाँ पे औरतों की कमांड को मान लिया जाता है। जैसे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ताल्लुक़ जो था वो ज़ाहिर सिंध के साथ था, तो वो पूरे पाकिस्तान की लीडर रही। अब मरीम नवाज़ साहबा हैं, उनका ताल्लुक़ पंजाब के साथ है, तो पंजाब की वो चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन केपी का कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पे ख़वातीन के पीछे चलना या ख़वातीन की इंस्ट्रक्शंस पे चलना लोग अपनी तौहीन समझते हैं, मर्द अपनी तौहीन समझते हैं। इसलिए आप देख लें खैबर पख्तूनख्वा में जो सियासत के अंदर आने वाली ख़वातीन, उनकी तादाद बहुत कम है, बल्कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हलके हैं जिसके अंदर ख़वातीन के वोट नहीं डलवाए जाते, और पहले सारे उम्मीदवार खुद मिल के फ़ैसला कर लेते हैं कि इतनी ख़वातीन के जो वोट्स हैं वो हम मर्द डालेंगे। और वहाँ पे आपको पता है कई बार गवर्नमेंट ने बड़ा फोर्स किया, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फोर्स किया कि अगर औरतों के वोट नहीं डाले जाएंगे तो इस इलेक्शन को मुअत्तल कर दिया जाएगा। यानी वहाँ पे ये तक सूरत हाल है कि ख़वातीन को वोट देने का हक़ नहीं है, ख़वातीन घर से बाहर नहीं निकल सकती। और बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर ख़वातीन बुरकों में या स्कार्फ में बाहर निकलती हैं, नंगे सर औरत का वहाँ निकलना मायूब समझा जाता है। तो एक ऐसे सूबे में जब आप कमांडिंग पोजीशन में आ जाएं तो फिर लोग आपकी इंस्ट्रक्शंस कैसे मानेंगे। यही वजह है कि वहाँ पे 10 के करीब MNAs और MPs हैं जो इजलास में शरीक ही नहीं हो रहे। वो कहते हैं जी हम तो खातून की बात नहीं सुन सकते, हम सिर्फ इमरान खान साहब को मानते हैं और हमने अपने लेवल पे करना है। फिर आप वर्कर्स को कैसे कहेंगे जी बाहर निकलें आप, फिर आप आम आदमी को कैसे अपील करेंगे जी आप बाहर निकलें। तो एक तो बुशरा बीबी का फोकस जो है वो पंजाब के बजाय केपी के अंदर है। आप ये देख लें, यानी पार्टी ऐसा लगता है जैसे केपी की पार्टी बन गई हुई है और अब पंजाब के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरा ये है कि उनका कल्चर मुख्तलिफ है और बुशरा बीबी इस कल्चर को सामने रखते हुए भी ये नहीं समझ पा रही कि मुझे इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस इन लोगों को नहीं देनी चाहिए। अब उन्हें ये चाहिए था कि पंजाब के अंदर बैठती, वो हमाद अज़हर को बुलाती, असलम इकबाल को बुलाती, वहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं सबको बुला के उनको ये इंस्ट्रक्शंस देती। तो यूँ लगता है कि सिंध को, बलूचिस्तान को और पंजाब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साइड पे कर दिया, छोड़ दिया। अब उनका जो मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ केपी के अंदर है। और वो भी बुशरा बीबी जो है उनको कमांडिंग इख्तियारात मिल गए हैं, पोजीशन मिल गई है, और अब वो आर्किटेक्ट कर रही हैं सारे एहतजाज को। अब आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होती है मुझे तो बड़ा अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि पार्टी हैप्पी नहीं है। ये मैं आपको बताऊँ, पार्टी बिल्कुल खुश नहीं है इस चीज़ पे। इवन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि गंडापुर साहब हो सकता है इस बार अपना कफन भी ना लेके आएँ और वो बगैर कफन के ही आ जाए और बाकी सबको कहें कि कफन पहन लें। वैसे तो उनके कफन के बारे में अजीबोगरीब किस्म की रवायात हैं कि वो जब भी कफन लेके आते हैं बाद में किसी और को दे देते हैं। तो भाई अपने पास रखें, एक ही रखें, बजाय इसके कि बार बार कफन बदलते रहें। और इस बार सबका ख्याल ये है कि कफन भी नहीं लेके आएंगे, क्योंकि उनको ये शक पड़ गया है कि ऐसा ना हो कि मेरी दुआ कबूल हो गई हो और ये ना हो कि वाकई ये जो चादर है ये कफन साबित हो जाए। तो वो इस बार नहीं लेके आएंगे, मेरा ख्याल है नहीं लेके आएंगे। अच्छा चौधरी साहब ये बताइए, ये जो इन्होंने एक फार्मूला बनाया है MNAs का और MPs का कि इतने हज़ार लोग निकालें, तो एक हल्के से 15 से 20 हज़ार लोग पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो कह रहे हैं जी कि MNAs भी 10,000 निकाले और MPs भी। तो एक हल्के के अंदर अमूमन एक MNA होता है, 2 से 3 MPs होते हैं, उसी हल्के के अंदर होते हैं। तो अब आपने अगर MPs को कह दिया है तो उसी हल्के से 5,000 एक MPA निकाल रहा है, 5,000 एक निकाल रहा है, 5,000 एक निकाल रहा है, 10,000 जो है MNA निकाल रहा है। या उस हल्के के अंदर अगर फ़र्ज़ करें कि थोड़े कुछ हल्के ऐसे होते हैं कि मिक्स होते हैं, मिले होते हैं एक दूसरे के साथ, और वहाँ पे अगर 2 MNAs निकल आए तो उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इतने लोग कैसे निकलेंगे वहाँ से।
फिर सर्दी है, फिर बसों का बंदोबस्त करना है, और जो लोग लेके आने वो आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके आपने डंप कर देना है। ये कोई कद्दू तो नहीं है ना कि ये इंसान है कि यहाँ पे बकरे नहीं है आप लेके आए छोड़ के चले गए आप खुद चर लेंगे, वो नहीं, इंसान है। आपने इनकी टेक केयर करनी है, और अगर इनमें से किसी के साथ भी मिसहैप हो जाता है तो वो MP MNA अपने हल्के जाएगा तो क्या मुंह दिखाएगा लोगों को कि जी मैं लोगों को वहाँ छोड़ा है, या मेरी वजह से 2-3-4 लोग जो हैं वो दुनिया से रुखसत हो गए, तो क्या आपके पास ऑप्शन बचेगा? क्योंकि MP MNA ने सब कुछ देखना है, क्योंकि उसने दोबारा अपने हल्के में वापस जाना है, मुंह दिखाना है लोगों को। तो अब अगर वो खाना नहीं देगा, लोगों को कंबल नहीं देगा, टेंट का बंदोबस्त नहीं करेगा, वॉशरूम का बंदोबस्त नहीं करेगा, उनकी टेक केयर नहीं करेगा यहाँ पे, तो उसके बाद हल्के में नहीं जा सकेगा। और फिर अगर उसे टिकट मिल भी जाता है तो जीत नहीं सकेगा। लोग कहेंगे कि यार ये तो बड़ा अजीबोगरीब आदमी हमें इस्लामाबाद के अंदर छोड़ के आ गया था। ठीक है, चौसा की आपस में लड़ाई नहीं हो जाएगी इनकी कि भाई एक ही हल्के से MPA कहेगा ये मैंने दे लेना, MPA कहेगा ये हो सकता है वो ये कहे जी कि MNA कहे जी ये मेरे लोग हैं, MPS कहे ये मेरे लोग हैं। लेकिन इस बार पक्का बंदोबस्त किया हो बुशरा बीबी ने। उन्होंने कहा जी बसों की तस्वीरें होंगी बाकायदा, उनकी फुटेजेस होंगी, वीडियोस होंगी, फिर अंदर से वीडियोस भी होंगी। ये ऐसा ना हो कि खाली बसें लेके आ जाएं। अब वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या इतनी बसें हैं कि आप सारी की सारी हायर करके उनको यहाँ ले आएँ? क्योंकि ज़ाहिर है बसें तो पंजाब के अंदर ज़्यादा हैं, या सबसे ज़्यादा वैसे कराची के अंदर आपको पता होगा। तो कराची है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, वहाँ से लोग निकल नहीं रहे। KP के अंदर से पता नहीं बसें कहाँ से लेके आएंगे ये इतनी। ठीक है नाज़रीन, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी है हमारी जी खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब ने बयान दे दिया जी फौज के हक में। उन्होंने पुलिस को बुरा भला कहा है, लेकिन उन्होंने फौज को बहुत अच्छा कह दिया। और खान साहब के मुंह से इस तरह के अल्फाज सुनना अच्छा ही लगता है, लेकिन वो बोलते ज़रा कम है। इसकी वजह क्या बनी है जानते हैं। जब वो ट्वीट है उनकी इमरान खान साहब की, लेकिन अब वो इमरान खान साहब थोड़ा सा फ़ौज को खुश करना चाहते हैं, ज़रा डिस्टेंस पैदा करना चाहते हैं। वो ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि जनाब हमारी लड़ाई फ़ौज के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई जो है ना वो पुलिस के साथ है या गवर्नमेंट के साथ है। तो वो ये कहते हैं ये गवर्नमेंट वाले या पुलिस वाले गलत प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी हमें फ़ौज की तरफ से आर्डर आया, जबकि फ़ौज इनको कोई आर्डर नहीं दे रही। भाई मसला ये है कि फ़ौज तो आर्डर नहीं दे रही है, बात दुरुस्त है उनकी, ये तो गवर्नमेंट ने आर्डर देने हैं। मसलन गवर्नमेंट ने देखें FC और रेंजर्स को बुला लिया, 9000 FC वाले रेंजर्स आ गए, 4000 और आएंगे तो 13000 हो जाएंगे। और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि 25000 तक पहुँचेंगे अगर ये हालात ख़राब हो गए। और इस बार भी अगर फ़ौज को बुलाना पड़ा तो गवर्नमेंट बुला लेगी, वज़ारत दाखिला बुला लेगी। फ़ौज पाकिस्तान की तरफ से तैयारी होगी कि जिस वक्त भी बुलाया गया हम इस्लामाबाद आएंगे। अब ये जो रेंजर्स और FC है ये रेड जोन को कवर करेगी सारे, और D चौक के अंदर भी ये लोग बैठेंगे। और फिर इसके अलावा जो मेन बिल्डिंग्स है उन सब की हिफाजत करेंगे, और जो शार दस्तूर है उसकी हिफाजत की जाएगी। फिर ये ब्लू एरिया है उसकी हिफाजत की जाएगी। तो आपको हर जगह पर यूनिफॉर्म नज़र आएगा। तो अब ये फ़ौज ने नहीं बुलाया, ये गवर्नमेंट ने बुलाया। तो इमरान खान साहब की ये बात गलत है कि जी फ़ौज कहती है कि जी आप गवर्नमेंट एक्टिव हो जाए या पुलिस एक्टिव हो जाए। भाई मसला उलट है, ये गवर्नमेंट कहती है हमेशा फ़ौज को कि आप आ जाएँ। इस बार भी ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने बुलाया, अभी बुलाया तो आने वाले दिनों में भी बुलाएंगे। तो वो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब थोड़ा सा फ़ौज को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हमारा आपके साथ लड़ाई नहीं है, हमारा आपके साथ इख्तलाफ नहीं। भाई इख्तलाफ किसके साथ है फिर? अब सूरत हाल तो ये होगी कि वहाँ पर अल जहाद के नारे लग गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली मरतबा अल जहाद का नारा लगाया, और ये जो नारे हैं ये तो ज़ाहिर TTP भी लगाती थी कि उनकी तरफ से भी है। और आप उनकी फुटेजेस देखें, वो बंदूकें लहरा के अल जहाद कह रहे होते हैं। और दाइश जो था वो भी ये नारा लगाती थी। तो क्या आप उनके साथ शामिल हो गए? और दूसरा ये है कि अगर आप जहाद कर रहे हैं तो ज़रा बताएं किसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं, कि आपने फ़ौज के साथ लड़ना है, पुलिस के साथ लड़ना है, गवर्नमेंट के साथ लड़ना है, स्टेट के साथ लड़ना है? मुल्क के अंदर मुल्क का एक सूबा दूसरे सूबों के ख़िलाफ़ जहाद कैसे कर सकता है? तो फिर आपके पास यकीनन फतवा भी होगा। जहाद तो ज़ाहिर इस्लामी लड़ाई है, मजहबी लड़ाई है, और उसकी एक हैसियत है फ़िक़ा के अंदर। तो डेफिनेटली फिर खैबर पख्तूनख्वा के उलमा कराम ने उनको फतवे दिए होंगे कि जहाद है और ये दारुल हरब बन गया पाकिस्तान। तो अब आप इसके अंदर जहाद जो करें, यहाँ पे खुद ही मेरा ख्याल है गंडापुर साहब मुफ्ती भी बन गए हैं, खुद ही उन्होंने फैसला कर लिया। तो ये कैसे मुमकिन है? तो ये अजीब व गरीब सी सूरत है। तो इमरान खान साहब एक साइड पे थोड़ा सा डिस्टेंस पैदा कर रहे हैं कि जी फ़ौज के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, और फ़ौज का तो नाम बदनाम कर रही है गवर्नमेंट। भाई फिर किसके साथ लड़ाई आपकी? बोलें तो सही। 9 मई फिर क्यों? गवर्नमेंट तो बार बार आपको कह रही है कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, लेकिन आप कहते हैं उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे जो असल मालिक हैं। तो अगर आप असल मालिक फ़ौज को समझते हैं तो फिर लड़ाई भी आपकी फ़ौज के साथ है। यानी आसम मुनीर साहब का तो नाम लेते रहे, DGI का नाम लेते रहे, वो बार बार नाम लेते थे इमरान खान साहब। मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी नाम लेते रहेंगे। तो अजीब सी बात है। वैसे बहरहाल अच्छी बात है अगर वो उन्हें एहसास हुआ है
कि ज़रा फ़ौज की तारीफ़ करनी चाहिए, तो कर दी उन्होंने। लेकिन कितनी देर तक? हाँ, ये सवाल है। अच्छा साहब, एक चीज़ बताइएगा, अभी तक ये जो खान साहब को रोकने के लिए या पीटीआई को रोकने के लिए फ़ौज तो कभी भी सामने नहीं आई। इवन 9 मई का भी वाक़या हुआ तो किसी पे हाथ नहीं उठाया फ़ौज ने। नहीं, वो ज़ाहिर है, बल्कि ये तो 5 अक्टूबर को आए थे जब SEO हो रही थी यहाँ पे, इस वजह से। तो वो उस वक्त मजबूरी भी थी, ज़ाहिर है, इतने हेड ऑफ स्टेट्स आए हुए थे और यहाँ पे इमरान खान साहब का धरना भी चलता, गंडापुर साहब कफन बांध के फिर रहे होते, तो कितना अजीब सा लगता। फ़ौज पानी पिला रही थी। तो इस बार भी मेरा ख्याल है जो फ़ौज ज़ाहिर है पीछे ही रहेगी, वो फ्रंट पे तो नहीं आएगी। अगर हालात ख़राब हो जाते हैं तो फिर देखा जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने बड़ी लेट तैयारी की है, तो इसका मतलब फिर यही था कि गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस है कि इस बार कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर सकें। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा, इस्लामाबाद इंटर होने देंगे इन्हें? मेरा नहीं ख्याल इंटर होने देंगे, क्योंकि अगर इंटर हो गए तो निकालना कैसे फिर इनको। तो मेरा ख्याल है पहला डिफेंस यही होगा कि आपने इनको एंटर नहीं होने देना। और इस बार जो है मुझे लगता है कि गंडापुर साहब जो हैं उनकी कुर्बानी हो जानी है। गंडापुर साहब नहीं बचते, ये ना गवर्नमेंट के हाथ से, यानी गवर्नमेंट जो है ना वो भी इनको स्पेयर नहीं करेगी कि एक चीफ मिनिस्टर जो है बार बार यहाँ पहुँच जाता है मशीनरी लेके। और दूसरा ये है कि अगर वो कामयाब ना हो सके तो बुशा बीबी तो मेरा ख्याल सर ले जाएंगी उनका। तो गंडापुर साहब जो है ना वो मेरा उनकी कैजुअलिटी हो जाएगी सारे मामले में। अच्छा ठीक है नाज़रीन, हमारी जो आखिरी स्टोरी है, ये स्टोरी बताते हुए यकीन माने बहुत ही शर्म आ रही है। यूएई पाकिस्तानियों को वीज़े क्यों नहीं दे रहा, उसकी वजूहात हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की और इस तरह की वजूहात हैं कि जब हमने पढ़ा तो हमें यकीन माने शर्म आनी शुरू हो गई कि मतलब कोई पाकिस्तानी ऐसे भी कर सकता है। वहाँ जाके क्या क्या गंद मचा रहे हैं हमारे ये पाकिस्तानी, और वहाँ वो अपने हक बजाने पे, अगर वो वीज़ा नहीं दे रहे तो उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। ये पूरी डिटेल से स्टोरी आपको बताते हैं जावेद चौधरी साहब। अब यूएई के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, उसके अंदर ब्रिटिश कम्युनिटी है, यूरोपियन कम्युनिटी है, इंडिया है, वहाँ पे बांग्लादेशी हैं, फिर वहाँ पे पाकिस्तानी भी हैं। और पाकिस्तानी मेरा ख्याल है 20 लाख के करीब पाकिस्तानी वहाँ पे हैं। और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था और पाकिस्तानी भी बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते थे आज से 10, 20, 50 साल पहले। बल्कि जो यूएई थी उसका सिर्फ एक ही ढाल होती थी और उसका नाम था पाकिस्तान। और पाकिस्तानियों ने बड़ी कुर्बानी दी, पूरा यूएई डेवलप करने में पाकिस्तानियों का बड़ा हाथ था। और वहाँ से शेख पाकिस्तान आते थे और पाकिस्तानियों के साथ मिलते थे और इस तरह मिलते थे कि जिस तरह आज हम मिल रहे हैं पूरी दुनिया से जाके। और वो हमारी मदद भी मांगते थे और हम उनकी मदद भी करते थे। लेकिन अब जो बिगाड़ है वो ये है कि यूएई आखिरी मुल्क बचा था कि जो पाकिस्तानियों को वीज़े भी देता था और पाकिस्तानियों को रोज़गार भी देता था। लेकिन हमने इतना गंद मचाया है वहाँ पे, फ़र्क के यकीन करो कि अब भी उनका हौसला है कि वो इनको निकाल नहीं रहे वहाँ से। अब सबसे पहले तो भीख है, जो बैगिंग है, वो ज़ाहिर यूएई के अंदर बैन है और वो मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि जहाँ पे टूरिस्ट फिर रहा हो वहाँ पे किसी बंदे ने हाथ फैलाया हो, किसी ने बच्चा उठाया हो, किसी औरत ने, या फिर कोई पट्टी बांध के फिर रहा हो या फिर कोई माजूर बना हो, तो वो अच्छा नहीं लगता, उसमें टूरिज़्म ख़राब हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे पाबंदी लगाई। दूसरा ये है कि वहाँ इकानमी भी ठीक है, मुमकिन ही नहीं है कि कोई आदमी भूखा फिर रहा हो वहाँ पे। तो एक तो यहाँ से जो बेकारी थे वो वीज़े लगवा के वहाँ चले जाते थे और उसके बाद उन्होंने भीख मांगने के ऐसे तरीके अडॉप्ट किए कि लोग हैरान ही हो गए। मसलन वो रेस्टोरेंटों पे चले जाते थे और 4-5 बच्चे हैं और औरत है और उसने स्कार्फ लिया हुआ है और वहाँ पे जो लोग बैठे उनको कह रहे हैं जी हम भूखे हैं और हमें खाना ले दें या फिर पैसे दे दें, और हाथ फैलाया हुआ है और बंदा खाना खा रहा है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर तो हमें ये आदत ही पड़ गई है कि गाड़ी खड़ी है तो ठक ठक एक बंदा आपका शीशा बजाई जा रहा है, या आप रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे हैं तो एक भिखारी पहुंच गया। हमारी तो आदत होगी, लेकिन वहाँ पे ये आदत नहीं है। तो लोगों ने फिर पैसे पुसे देने शुरू किए, फिर पुलिस को पता चल गया, उन्होंने फिर क्रैक डाउन करना शुरू कर दिया। फिर वहाँ पे यूएई के अंदर इस तरह होता था कि लोग गाड़ी लेके निकले हुए हैं और अचानक वो किसी बंदे को रोक के कहते हैं जी कि हम पूरी फैमिली है, हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया। जो पाकिस्तान के अंदर वारदात होती है तो आप मेहरबानी करके पेट्रोल के पैसे दे दें हमें। तो इस टाइप की वारदातें भी वहाँ पर होनी शुरू हुई, लोग देते रहे। फिर बाद में उन्हें पता चला कि ये ख़ास किस्म के लोग ही हैं, पाकिस्तानी होते हैं, इन्हीं का पेट्रोल ख़त्म होता है, बाकी किसी का पेट्रोल ख़त्म नहीं होता यहाँ पर। फिर कोई बंदा जो है वो फुटपाथ पे लेटा हुआ है, कोई पुल के नीचे लेटा हुआ है, बाहर पार्क्स के अंदर लेटे हुए हैं, तो जब उनको पकड़ा जाता था तो पता लगता है ये पाकिस्तानी है। फिर जो हमारे कागजात हैं उनकी तस्दीक गलत होती थी, झूठी तस्दीक होती थी। फिर डिग्रियां जाली निकल आई लोगों की, लोग अपने आप को इंजीनियर डिक्लेयर कर रहे हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं और जब काम करने लगते हैं तो पता चलता है कि इंजीनियरिंग के अलग भी नहीं जानते। डिग्री देखी जाती है तो पता चलता है कि इस आदमी ने इंजीनियरिंग में टॉप किया हुआ है, और जब तस्दीकनामा देखा जाता है तो पता चलता है कि वज़ारत ख़ारजा ने भी इसकी तस्दीक की हुई है। लेकिन जब उसका टेस्ट लिया जाता है तो पता चलता है कि डिग्री जाली थी, बंदे को कुछ नहीं आता। तो इस टाइप की वारदातें भी, फिर वहाँ पे क्रेडिट कार्ड चोरी करके, उनका डाटा चोरी करके वहाँ से करना। फिर वहाँ पे रैंसम पे लोगों को अगवा भी किया गया, पाकिस्तानियों ने किया।
फिर यहाँ से बहुत सारे गैंगस्टर हैं वो यहाँ पर वहाँ जाके बैठ गए, फिर वहाँ पे लोगों ने प्रॉपर्टी का फ्रॉड बहुत ज़्यादा किया। फिर इसके साथ साथ वहाँ क्लब्स बने हुए हैं, वो क्लब तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, वहाँ पे इंडियंस लड़कियाँ भी आती हैं, पाकिस्तानी लड़कियाँ भी आती हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने प्रोस्टिट्यूशन के अंदर बहुत वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। फिर पाकिस्तानियों ने वहाँ पे लड़ना भी शुरू कर दिया, लोग एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान भी हुए, एक दूसरे के सर भी खोलने शुरू कर दिए उन्होंने। फिर पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ शिकायतें भी करना शुरू कर दी। तो इतने ज़्यादा इन्होंने मसाइल पैदा किए वहाँ पे कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट मजबूर होगी। तो गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें इकट्ठी करने के बाद वो अपनी कैबिनेट में लेके गए और कैबिनेट ने अप्रूवल दी कि आप इनके वीज़े बंद कर दें, और जो यहाँ पे इस किस्म की हरकत करता है उसे उठाएं और उठा के पाकिस्तान वापस फेंकें और उसके बाद उनको बैन कर दें। तो अब जो भी पाकिस्तानी वहाँ पे उनको मिल जाता है कुछ छोटी मोटी गड़बड़ करते हुए तो उसको बिल्कुल स्पेयर नहीं करते। अगर कोई आदमी गलत साइड से गाड़ी ड्राइव कर रहा होगा, ये सड़क भी पार कर रहा होगा, तो उसे पकड़ के भी पैक करके पाकिस्तान वापस भेजते हैं। अब उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान का कोई भी शख्स वीज़ा अप्लाई करे तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। बड़े बड़े लोग हैं जिनके वीज़े रिजेक्ट हुए हैं, इवन सेक्रेटरीज लेवल के लोग जो उनको वीज़े नहीं मिल रहे। तो उनका ऑटोमेटिक सिस्टम है, एक ऑनलाइन सिस्टम है, तो वो यूँ ही देखता है कि पाकिस्तानी है तो वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। अच्छा चौधरी साहब, इसमें इल्ज़ाम ड्रग डीलिंग के भी हैं और एक और बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो पाकिस्तान में तो लोग समझते हैं ना मसला ही कोई नहीं, वहाँ जाकर सोशल मीडिया यूज़ करके उनकी गवर्नमेंट को गालियाँ देते हैं, उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ वो वीडियोस बनाते हैं कि ये देखें जी यहाँ पे कितनी ज़्यादा पाबंदी है, ये देखें जी इन्होंने इंसानी हकूक़ की बड़ी खिलाफ वर्जी की हुई है, ये देखें जी अरबी हैं हम उनके ग़ुलाम बने हुए हैं यहाँ पे, भाई ना जाएँ आप, ग़ुलाम बने हुए हैं, ये देखें जी ड्यूटीज़ के टाइम जो है वो ठीक नहीं इनके, ये देखें पाकिस्तानियों के साथ ये क्या कर रहे हैं या बांग्लादेशियों के साथ क्या कर रहे हैं। फिर वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में शामिल हो गई है, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा वहाँ पे पार्टी है, एक इमरान चौधरी साहब थे उनका इंतकाल हो गया, उन्होंने जो फ़राग होगी उनकी वालदा को रखा हुआ था अपने पास। अच्छा, और ये था। फिर अरशद शरीफ का जो वाक़या था उसने भी उस सोसाइटी को बड़ा डिस्टर्ब किया कि ये किस किस्म की हरकतें यहाँ पे हो रही हैं। तो वो बाकायदा सियासत के अंदर वहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे वो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे उनकी ग्रुपिंग है और ग्रुपिंग के अंदर बाकायदा लड़ाई है, और फिर फंड रेजिंग की जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वहाँ से, और उसके ऊपर भी वहाँ पे गवर्नमेंट बड़ी डिस्टर्ब है। तो ये मेन एक जो रीज़न है वो पॉलिटिकल भी है और इसके साथ बाकी छोटी छोटी दूसरी रीजंस भी हैं, और वहाँ पे सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी है। तो ये सारी चीज़ों ने मिल के फिर जो यूई है उसके दरवाजे पाकिस्तानियों के लिए बंद कर दी, जो इंतहाई अफसोसनाक है। अब मेरा एक मशवरा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि वो ये करे कि यूई के साथ एक बात करके वो एक कैटेगरी बना लें कि एक जो कैटेगरी है जिस टाइप के लोग उसमें अप्लाई करें तो उनके वीज़े ज़रूर होने चाहिए, जो वेल ट्रैवल्ड हैं या उनकी बैंक स्टेटमेंट्स अच्छी हैं और उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो वो उनके वीज़े अलाउ कर दे। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट के लोगों के जो हैं वो वीज़े अलाउ कर दे। और थर्डली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जिस तरह टर्की ने एक ऑप्शन रखा हुआ है या दूसरे कुछ मुल्क हैं जो टूरिस्ट कंट्रीज़ हैं उन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है कि जिसके पास अमेरिका का वीज़ा है, जिसके पास बरतानिया का वीज़ा है या जिसके पास शेंजन वीज़ा है, उनको ऑन अराइवल वीज़ा देना शुरू कर दें, क्योंकि अगर उनके पास ये वीज़ा थे उसका मतलब टेस्टेड लोग हैं, तो इनकी हर चीज़ क्लियर है। तो मेरा ख्याल है उससे भी पाकिस्तानियों को बहुत रिलीफ मिल सकता है। तो आप ऐसे लोग जो मशकूक हैं उनके वीज़े आप ना दें, ठीक है, लेकिन जो क्लियर हैं, क्लीन हैं, उनके वीज़े ज़रूर मिलने चाहिए। तो उसका तरीका यही है कि आप फिर जो 3 बड़े मुल्क हैं, जो 3 बड़े वीज़े हैं, जिस बंदे के पास है उसको ऑन अराइवल वीज़ा दे दें या ऑनलाइन वीज़ा दे दिया करें, और जो बाकी है उनकी आप कैटेगरीज बना लें, और उस कैटेगरीज में अगर बंदा फॉल करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता तो फिर ठीक है, आप बिल्कुल वीज़ा ना दें उसको। मसलन जो टैक्स पेयर हैं और बड़े टैक्स पेयर्स हैं उसकी एक हद रख लें कि एक आदमी जो है 50 लाख रुपए टैक्स दे रहा है महीने साल का, या 10 लाख या 25 लाख टैक्स दे रहा है, तो आप उसको अलाउ करना शुरू कर दिए। एजुकेशन उसका बैकग्राउंड देख लें उसका, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आप इस तरह क्राइटेरिया रख के उनको अलाउ करें, नहीं तो ये तो पाकिस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटी भी ख़राब हो जाएगी और यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात भी ख़राब होंगे। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, यूएई वो मुल्क है जो हमारे लिए कर्ज़ा रोल ओवर कर देता है। हमारे एम्बेसडर को किस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा होगा कि जब यूएई के हुकाम ने उन्हें जाके बताया होगा कि आपके लोग ये वाली हरकतें कर रहे हैं और इस वजह से हम आपको ये वीज़ाज़ जारी नहीं करते हैं। तो काइंडली अपनी इज़्ज़त रखिए, अपने मुल्क की इज़्ज़त रखिए, यही आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।